एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट राजस्थान पशु परीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं वो निश्चित रहे कि पशु परीक्षक की वैकेंसी के फॉर्म जल्द ही खुलने वाले हैं, क्योंकि इसकी संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है। तो लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि पशु परीक्षक की वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि ये कांग्रेस की निकाली हुई थी, बाकी बीजेपी की थी, बिल्कुल दोबारा से संशोधित आ चुका है। इस भ्रम में ना रहे कि बीजेपी इस वैकेंसी को रोक देगी। संशोधित जो इसके अंदर निकली थी आचार संहिता में जो 5 वैकेंसियां रोक दी गई थी, उसकी दोबारा से संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है। उसके अंदर कहा गया है कि जल्द ही इनके फॉर्म वापस से भरवाए जाएंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी निश्चित कर ले। और अगर सोचा है कि इसके अंदर हमें पार करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो अच्छे से आप तैयारी कर लो। तो चलिए हम देखते हैं राजस्थान पशु परीक्षक के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर अफवाह तंत्र पढ़ा था। अफवाह तंत्र के अंदर हमने अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां पढ़ ली थी। आंतरिक नदियां थी, आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियां थी वो हमने सारी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां थी उसका एक डायग्राम बनाया था। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी के अंदर हमने काली सिंध नदी देखी थी, और काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और काली सिंध नदी के अंदर भी 4 नदी आकर गिरती है। कौन कौन सी? परवन, आहू, चोली, उजाड़। ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदियां है। काली सिंध इन 4 नदियों को लेकर किस नदी में प्रभावित होती है? चंबल नदी में प्रभावित होती है। उसके अंदर हमने काली सिंध नदी के अंदर परवन नदी हमने कल वाली क्लास के अंदर देख ली थी। और आज कौन सी नदियां देखेंगे? आज देखेंगे चोली, उजाड़ और आहू। ये 3 नदियां हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र के अंदर कौन सा पढ़ रहे थे? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम पढ़ रहे थे। और इस नदियों में हम कौन सी नदी पढ़ रहे थे? चंबल नदी। चंबल नदी की दाईं और बाईं ओर से हमने लंबाई देख ली थी कि बाईं ओर से कौन सी नदी बहती है, दाहिनी ओर से कौन सी नदी बहती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को हम देख रहे थे किस ओर? दाईं और मिलने, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, यानी चंबल नदी के दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, ये हम देख रहे थे कि दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है। इसमें हमने देखा था काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। क्या देखा था हमने? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के अंदर एक नदी तो हमने पढ़ ली थी, कौन सी? परवन। कौन सी नदी पढ़ ली थी? परवन नदी पढ़ ली थी। अब इस काली सिंध नदी के अंदर परवन नदी के बाद में हम कौन सी नदी पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं चोली नदी। कौन सी नदी? फर्स्ट नंबर पे परवन है और सेकंड नंबर पे कौन सी है? चोली नदी। चोली नदी, परवन नदी झालावाड़, बारा और कोटा के अंदर 3 जिलों के अंदर ये क्या होती है? प्रभावित होती है। उसके बाद हम आज कौन सी नदियां देखने वाले हैं? उसके बाद हम चोली नदी देखते हैं। और चोली नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होती है चोली नदी झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ में। अब चोली नदी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर इस नदी के किनारे कुछ स्थान भी नहीं है और ये एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, इसलिए उसके उद्गम और विलय को हम ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। बल्कि जो परवन नदी है इसके किनारे हमने देखा था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य और शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, इसलिए ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका उद्गम और इसका विलय कहाँ हुआ था। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी नदी थी? चोली। और दूसरी नदी थी उजाड़ नदी। और उजाड़ नदी भी कहाँ? तो उजाड़, उजाड़ नदी भी कहाँ पर आ जाएगी? ये भी आ जाएगी झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ में। तो चोली और उजाड़ नदी का स्थान कहाँ आ जाएगा? झालावाड़ के अंदर आ जाएगा। और एक नदी कौन सी हो जाती है? हमारी आहू नदी। आहू नदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? आहू नदी पढ़ेंगे। अब आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या उद्गम कहाँ से होता है? किसका? आहू नदी का। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? हमने देखा था कि काली सिंध नदी का उद्गम भी देवास एमपी से होता है, और आहू नदी का जो उद्गम है वो कहाँ होता है? सुसनेर की पहाड़ी एमपी से। कहाँ से? आहू नदी का जो उद्गम होगा, आहू नदी का जो उद्गम होगा वो कहाँ से होगा? सुसनेर, सुसनेर की पहाड़ी। ये सुसनेर की पहाड़ी है कहाँ पर स्थित? ये सुसनेर की पहाड़ी एमपी में स्थित है। एमपी का अर्थ क्या है कि एमपी का अर्थ है कि ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो आहू नदी का जो उद्गम होता है वो सुसनेर की पहाड़ी एमपी से होता है, और परवन नदी का उद्गम अगर पूछे तो देवास एमपी से किसका उद्गम होता है? परवन नदी का उद्गम होता है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि इस आहू नदी का विलय कहाँ होता है, यानी आहू नदी अपने राजस्थान में इस काली सिंध नदी के अंदर इसका विलय कहाँ पे होता है? तो हमने बताया है कि आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। तो इस नदी के किनारे क्या स्थित होगा? आहू के किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है। इससे पहले हम देख लें कि इसका विलय कहाँ होता है। इसका विलय, तो इसका विलय कहाँ होगा? गागरोन, गागरोन झालावाड़, झालावाड़। तो इसका जो विलय होता है वो कहाँ होता है? गागरोन झालावाड़ में। अगर हमसे इसका उद्गम, तो इसका उद्गम होगा सुसनेर की पहाड़ी एमपी से। ये चीजें हो गई कि इसका विलय यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो ये नदी है, कौन सी नदी? आहू नदी, ये हमारे राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में इसका प्रवेश स्थान कौन सा है? तो आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश, यानी राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश होगा नंदपुर स्थान पर। नंदपुर, ये नंदपुर स्थान कहाँ पर स्थित है? झालावाड़। कहाँ पर स्थित है नंदपुर स्थान? झालावाड़। तो आहू नदी का अगर हमें विलय पूछता है तो गागरोन झालावाड़ करना है। यदि इसका विलय पूछता है तो कहाँ होता है कि नंदपुर झालावाड़ के अंदर राजस्थान में इसका प्रवेश होता है, और गागरोन झालावाड़ के पास आकर के किस नदी में मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। और काली सिंध और आहू नदी के पर क्या स्थित है? गागरोन दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग स्थित है। और गागरोन जल, क्या कैसा दुर्ग है? गागरोन जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गागरोन जल दुर्ग है। तो आहू, आहू व काली सिंध, आहू व काली सिंध नदी, आहू व काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग, जल दुर्ग स्थित है। और गागरोन के क्या प्रसिद्ध है? गागरोनी तोते भी प्रसिद्ध है। तो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन जल दुर्ग स्थित है। कहाँ पर, कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? आहू और काली सिंध। ये ध्यान रखना संगम, क्योंकि पूछा जाता है संगम, क्योंकि जो भी संगम है, जैसे चित्तौड़गढ़ कौन सी नदियों के संगम पर है स्थित है, तो हम क्या करेंगे, जो ये त्रिवेणी संगम है या इनका संगम पर कौन से स्थान स्थित है, इनको भी हम एक अलग से क्लास लेके वाले हैं। उसके अंदर देखेंगे कि पूरा डिटेल से जो कंफ्यूज वाले होते हैं वो पूरा अलग से सही हो जाए। तो ठीक है, हमने आहू पढ़ी जिसका उद्गम सुसनेर की पहाड़ी एमपी से पढ़ा, और जिसका विलय गागरोन झालावाड़ में होता है। इस गागरोन पर गागरोन जल दुर्ग भी स्थित है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। फिर क्या देखा कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो इस नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? नंदपुर झालावाड़ से होता है, या नंदपुरा झालावाड़ से भी होता है। तो ये चीजें हमने देख ली। फिर हमने कौन सी नदी देखी थी? पार्वती नदी। और किस पे बैठ के आई थी वो? सिंह पर, यानी सिंगोर के पहाड़ी एमपी से कौन सी नदी आई थी? पार्वती नदी आई थी। इसके साथ ही हमने देखा था कि सिंगोर की पहाड़ी एमपी से जब पार्वती आती है सिंह पर बैठ के, तो बैग, लस्सी
लेके आती है बैथली नदी, लहासी नदी लेके आती है, फिर रेत में आती है यानी रेतड़ी नदी। तो ये चीजें भी हमने किस में देखे थे कि इस नदी में देखे थे, डायग्राम में पूरी चीजें देखे थे। पार्वती नदी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पार्वती की सहायक नदियां हैं उनका उद्गम, उसका विलय नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उनका ओनली नाम ही लिखेंगे। तो एक तो काली सिंध नदी आ गई और दूसरी नदी जो आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी, अब पार्वती नदी का अगर उद्गम पूछता है, क्या पार्वती नदी का उद्गम पूछता है, तो हमने अभी कहा कि सिंघोर की पहाड़ी एमपी से, क्या होगा, सिंघोर की पहाड़ी एमपी से, सिंह पर सवार होकर सिंघोर की पहाड़ी, सिंघोर की पहाड़ी एमपी से किसका उद्गम होता है, पार्वती नदी का उद्गम होता है। और यदि इसका विलय पूछे कि इसका जो विलय, तो पालई गांव सवाई माधोपुर के अंदर क्या होता है, ये चंबल में विलय हो जाता है। कौन सा गांव, पालिया गांव, कौन सा, पालिया गांव। तो विलय होगा पालिया गांव। पालिया गांव कहां पर है, ये पालिया गांव सवाई माधोपुर, पालिया गांव सवाई माधोपुर में किसमें विलय होती है, सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय कहां पर हो जाती है, चंबल में विलय हो जाता है। किस नदी का चंबल में विलय हो जाता है, पार्वती नदी का। तो पार्वती का उद्गम अगर हमसे पूछता है सिंघोर की पहाड़ी एमपी से, और इसका विलय होता है पालिया गांव सवाई माधोपुर के अंदर, किस नदी में विलय हो जाता है, तो सवाई माधोपुर के अंदर, चंबल नदी के अंदर इसका विलय हो जाता है। अब एक बात इसमें हम देखते हैं कि पार्वती नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, यानी ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, करियाट नामक स्थान है, कहां पर, बारा में, कहां पर स्थित है, बारा में। करियाट नामक स्थान बारा से कहां प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये चीज भी हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है, तो करियाहट, ये करियाहट गांव कहाँ है, करियाहट बारा के अंदर क्या करती है, ये राजस्थान में प्रवेश हो जाती है। कौन सी नदी, पार्वती नदी। तो पार्वती नदी का उद्गम सिंघोर की पहाड़ी एमपी से होता है, और यदि इसका विलय पूछे तो इसका विलय कहाँ पर होगा, पालिया गांव सवाई माधोपुर के अंदर इसका विलय हो जाता है, किसमें, चंबल नदी के अंदर। फिर अगर हमसे पूछता ये कि पार्वती नदी है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, कहां से, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो करियाहट गांव बारा के अंदर जाकर ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर के अंदर आकर के चंबल नदी के अंदर विलय हो जाता है। अब इसके अंदर हमने कौन सी नदियां देखी थी, इसकी सहायक नदियां, क्योंकि हम सहायक नदियों को डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको लिख लेते हैं, और ताकि सहायक नदियां हमसे पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, लेकिन उसका उद्गम नहीं पूछता क्योंकि वो छोटी नदियां हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियों के अंदर एक तो क्या नाम लिया था हमने, बैथली, बैथली, लहासी, रेतड़ी। कौन कौन सी नदियां लिया था हमने कि बैथली, लहासी, रेतड़ी। तो कैसे बैग लेके, लस्सी लेके, कैसे अंधेरे के अंदर रेत में चली गई थी, तो रेतड़ी और अंधेरी, अंधेरी। तो ये किसकी सहायक नदियां, पार्वती की। तो पार्वती की सहायक नदियां कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, बैथली, लहासी, रेतड़ी और अंधेरी। तो अब ये हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो हमने क्या पढ़ा कि दाईं ओर से एक तो काली सिंध नदी आती है और एक पार्वती नदी आती है। 2 नदियां आकर चंबल नदी के अंदर दाईं ओर से मिलती है। इसके अंदर हमने देखा कि काली सिंध नदी है उसकी भी 4 सहायक नदियां हैं, और जो पार्वती नदी है उसकी भी कितनी सहायक नदियां हैं, 4 सहायक नदियां हैं। जो काली सिंध नदी के है उसकी 4 सहायक नदियां कौन कौन सी है, परवन, आहू,
परवन, आहू है, चोली और उजाड़। चोली और उजाड़ दोनों झालावाड़ के अंदर है। परवन नदी का उद्गम देवास एमपी से होता है। और कौन सी पढ़ी थी हमने, चोली, उजाड़ और ये आहू। आहू का उद्गम सुसनेर की पहाड़ी एमपी से होता है, जो कि गागरो झालावाड़ के अंदर आकर इसके अंदर मिलती है। तो तीनों नदियों का जो विलय होगा काली सिंध नदी के अंदर, वो झालावाड़ के अंदर होगा। तीसरी बात हमने देखी कि आहू और जो ये काली सिंध नदी है, इसके संगम पर कौन सा जलदुर्ग बना हुआ है, तो गागरोन जलदुर्ग बना हुआ है। ये हमने काली सिंध नदी के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट में देखा पार्वती नदी, जो कि सिंगोर एमपी की पहाड़ी से निकलती है। और उसकी भी सहायक नदियां कितनी है, 4। कौन कौन सी है, बैतली, लहासी, अंधेरी और रेतली। ये 4 सहायक नदियां हैं। जो किसकी सहायक नदियां हैं, पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। अब बच गई कौन सी, अब बच गई कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। कौन सी नदियां, बाईं ओर से कौन सी नदियां आकर मिलती है, ये हम देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इस नदी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे हम देखेंगे कि बाईं ओर से कौन सी नदियां आकर मिलती है। कौन सी नदियां देखे हैं कि चंबल नदी में दाहिनी तरफ से नदियां देख ली। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी पर बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो इस बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही हमने चंबल नदी का उद्गम जनपाव की पहाड़ी एमपी से किया था, फिर कहा था कि हरिपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी निकलती है। तो इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के अंदर हम लिखेंगे ब्राह्मणी नदी। कौन सी लिखेंगे, ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी का अगर हमसे उद्गम पूछता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम हमने क्या कहा था कि हरि का नाम लेकर ब्राह्मणी बन गई। तो हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़ से आकर ये नदी आती है। हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में। हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़ से आकर कौन सी नदी आती है, ब्राह्मणी नदी आती है। अगर हम इसका पूछे कि इसका विलय कहाँ पर होता है, तो इसका विलय कहाँ पर होता है, बैसौरगढ़ चित्तौड़ के अंदर आकर ही इसका क्या होता है, विलय हो जाता है। कहाँ पर, बैसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आकर इसका विलय किसमें होता है, चंबल नदी पर। तो विलय कहाँ होगा, विलय बैसौरगढ़ चित्तौड़। इसका विलय कहाँ पर होगा, तो इसका बैसौरगढ़ चित्तौड़ के अंदर आकर इसका विलय किस नदी में हो जाएगा, चंबल नदी के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा कि इसका जो विलय है बैसौरगढ़ चित्तौड़ पर हो जाता है, लेकिन बैसौरगढ़ दुर्ग भी है। तो कहाँ पर होगा, ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, बैसौरगढ़ दुर्ग स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चंबल व ब्राह्मणी, चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम, चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, संगम पर बैसौरगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है, बैसौरगढ़ दुर्ग स्थित है। कहाँ पर स्थित है कि चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो कौन सा दुर्ग है, बैसौरगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके बाद हमने कौन सी देखी थी, कुशल नदी देखी थी, चाकन नदी देखी थी। तो कुशल और चाकन, दूसरी नदी देखेंगे हम कुशल नदी, और ये कहाँ पर प्रभावित होती है, बूंदे में। कुशल नदी कहाँ पर प्रभावित होती है, बूंदे में। फिर हम देखे थे चाकन नदी,
और ये भी कहाँ प्रभावित होती है, बूंदी नदी में। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि इन नदियों का उद्गम और विलय क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां हैं जो चंबल नदी में आकर गिरती हैं, इसलिए हमने इसका उद्गम और विलय नहीं देखा। इसलिए आप ध्यान रखें कि कुशल और चाकर नदी दोनों ही कहाँ प्रभावित होती है, कहाँ की नदी है, तो आ जाएगी बूंदी। अब एक नदी और बच गई, और वो कौन सी नदी थी, मैज नदी, वो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हमने बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के अंदर ब्राह्मणी नदी पड़ी, कुशल और चाकर नदी पड़ी। कुशल और चाकर बूंदी में प्रभावित होती है, और ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा के पहाड़ी चित्तौड़ से होता है, जो कि बैसरगढ़ चित्तौड़ में आकर इसका चंबल में विलय हो जाता है। और ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर क्या स्थित है, इनके संगम पर भैंसुरगढ़ दुर्ग स्थित है। ये हमने आज की क्लास में देखा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और आगे भी आपको क्लास ऐसे ही प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका सिलेबस से कंप्लीट हो। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसके साथ आपके हिस्ट्री की भी क्लासें चालू हो, इसलिए आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखिए। एग्जाम की परवाह मत कीजिए, एग्जाम आ जाएगा मई जून में। अगर ज्यादा भी करेंगे तो 1-2 महीने ये करवाने की कर सकते हैं आगे, बल्कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा आगे ये एग्जाम को बढ़ाएंगे। आई होप ये चीजें आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आती है तो आपका लाइक बनता है। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, अच्छी क्लासें आती है तो भी कमेंट कीजिए कि आपको यह क्लासें कैसी लगती है, कैसा कंटेंट लगता है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।